नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल और तैयारी ग्रुप परिवार में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये क्लास नेटवर्क इश्यू होने की वजह से बीच में रोकनी पड़ी, तो अब हम इस क्लास को दोबारा रिकॉर्डिंग करके आपको दे रहे हैं। तो साथियों, ये क्लास बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें आदिकाल के ऐसे क्वेश्चनों को रखा गया है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिसमें अक्सर हम क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो आपको ये क्लास ध्यानपूर्वक से देखनी है और क्लास को अच्छी लगी तो लाइक भी करना है। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, फिर भी एक बार नज़र डाल देते हैं और एक बार दोबारा इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सरहप्पा। तो ए इसका यानी कि क्या इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले कर दिए गए हैं इसलिए मैं इन क्वेश्चनों को आपको सिर्फ इनका राइट ऑप्शन ही बताऊंगा। तो क्वेश्चन दूसरा है, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये आप सभी जानते हैं, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या भी इसकी पहली क्लास में करा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो आपको बताना है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग यानी कि चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लेना और अगली क्लास में देख लेना क्योंकि वहां पर कराया गया है। क्वेश्चन है, संदेश रासक की रचयिता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। और इन्हीं क्वेश्चनों को अक्सर क्या करते हैं, परीक्षा में गलत कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिसपे हर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है और गलती करने के अधिक चांस होते हैं। तो संदेश रासक किसका ग्रंथ है? यह है अब्दुल रहमान। ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इसकी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को आप देख लेना। और क्वेश्चन है, बीसल देव रासो की रचयिता का नाम क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिन्हें परीक्षा में अधिकतर आप गलत करते हैं और अगर इसका सन पूछा जाए तो आपको याद रखना है। तो किसका ग्रंथ है बीसल देव रासो? तो किसका है? नरपति नाल। तो बीसल देव यानी कि बीसों के देव कौन थे? नरपति थे। तो इस तरह आप याद रखना है कि बीसल देव नरपति नाल की रचना है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? बीसल देव रासो एक वियोग श्रृंगार प्रधान रचना है। क्या है? बीसल देव रासो वियोग श्रृंगार प्रधान रचना है। और पूछा जाता है कि बीसल देव की नायिका कौन है? तो कौन है? राजमती। और नायक कौन है? बीसल देव चतुर्थ। ये आपको ध्यान रखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 6। यहां से हम क्वेश्चनों को विशेष अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे। तो आलाखंड परमाल रासो की रचयिता कौन है? ऑप्शन है याज्ञनिक, मधुकर कवि, केदार भट्ट, श्रीधर। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है। तो आलाखंड परमाल रासो की रचयिता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या? याज्ञनिक इसके राइट ऑप्शन होगा। और याज्ञनिक परमाल रासो की रचनाकार याज्ञनिक है। इसके आला उदल से संबंधित प्रसंग को आलाखंड कहा जाता है और जो क्या किया जाता है, वर्षा ऋतु में उत्तर भारत में बड़े उत्सव से गाया जाता है। इसको परमाल रासो यानी कि आलाखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त। तो आपको पता होगा इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर और उसका राइट आंसर। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट ऑप्शन क्या इसका होगा? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल नाम दिया है क्योंकि इस काल में आधुनिक काल के बीज या अंकुर मौजूद थे। इस वजह से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका नाम क्या रखा? बीज वपन काल। किसको? आदिकाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? साथियों, ये क्वेश्चन जरूर आपको सरल लग रहे होंगे और यही क्वेश्चन विशेषतर परीक्षा में गलत होते हैं क्योंकि सभी यही सोचते हैं कि ये क्वेश्चन नॉर्मल है और ये तो सॉल्व हो जाएगा। और परीक्षा में जब परीक्षा देते हैं, क्वेश्चनों को करते हैं तो वहां पर अधिक प्रेशर होने के कारण क्वेश्चन क्या होते हैं? सरल ही क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आपको बताना है आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामकुमार वर्मा। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर है राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये व्याख्या दी गई है, व्याख्या को एक बार आप अवश्य देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? आप अमीर खुसरो को अवश्य पढ़ते होंगे और
ज्यादातर क्या होता है कि हम बारीकी से क्वेश्चन को नहीं देखते हैं और अमीर खुसरो की रचनाओं को ही देखते हैं। तो पूछा जाएगा अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है, तो आपको इसका आंसर भी याद होना चाहिए। तो ऑप्शन है अब्दुल हसन, मोहम्मद निजामुद्दीन, अब्दुल फजल, शेख साहबुद्दीन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर के यानी कि अब्दुल हसन। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अब्दुल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। वे अपनी पहेलियां, मुकरियां और देश भाषा हिंदवी के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध थे। तो अमीर खुसरो किसके लिए प्रसिद्ध थे? अपनी पहेलियां और मुकरियां के लिए प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली में रचित पहेलियां और मुकरियां लिखने वाले पहले कवि कौन हैं? तो आपको इसका ऑप्शन बताना है, विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहप्पा, गोरखनाथ। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर है अमीर खुसरो। क्या होगा? अमीर खुसरो इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों क्लास को हम जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन हैं और 100 क्वेश्चनों को कराया जाएगा, इसलिए क्लास को थोड़ा से फास्ट करना पड़ेगा। अमीर खुसरो पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने जन सामान्य की भाषा खड़ी बोली में मनोरंजन के साथ साथ पहेलियां और मुकरियां और दो सुकने रचे। ये इनकी क्या है? रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? ऑप्शन है अवधी, मैथिली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर है यानी कि मैथिली पदावली की भाषा है और मैथिल कोकिल पदावली से ही विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या है, विद्यापति की ख्याति मुख्य रूप से उनकी रचना विद्यापति पदावली के कारण है, जिसकी भाषा मैथिली है, इसी के कारण उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवट्टा। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ऑप्शन है अमीर खुसरो, विद्यापति, गोरखनाथ, सरहप्पा। तो किसकी है ये पंक्ति? देसिल बैना सब जन मिठा। तो सब जन कौन बोलता है? विद्यापति। सब जनों का ध्यान कौन रखता है? जब इंसान विद्या प्राप्त किया हो और ज्ञान प्राप्त होने से इंसान क्या करता है? सबका सम्मान करता है। तो सब जन मिठा यानी कि सभी जन उसको समान और अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर है विद्यापति। तो देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवट्टा, यह प्रसिद्ध पंक्ति है विद्यापति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यह पंक्ति विद्यापति की रचना कीर्तिलता से ली गई है। किससे ली गई है? कीर्तिलता से ली गई है, जिसमें उन्होंने अवहट भाषा के महत्व और उसकी मिठास का बखान किया है। किसने? विद्यापति ने। तो देसिल जैना सब जन मिठा ते तैसो जपो अवट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथ पंथ के प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? आदिनाथ, मसेंद्रनाथ, गोरखनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर है गोरखनाथ। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन है? गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और व्याख्या दी गई है, यद्यपि नाथ संप्रदाय के मूल प्रवर्तक कौन है? मसेंद्रनाथ, जिन्हें आदिनाथ माने यानी कि आदिनाथ कहा जाता है या माने जाते हैं, परंतु इसका संगठन और इसे व्यापक रूप देने का श्रेय किसे है? गोरखनाथ को जाता है। तो इसलिए गोरखनाथ को क्या कहा जाता है? नाथ पंथ का संप्रदाय, नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक गोरखनाथ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ किसने माना? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु। तो किसने माना है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक? और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रमाणिक किसने माना और अप्रमाणिक किसने माना और अर्ध प्रमाणिक किसने माना, ये आपको इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या माना है? अप्रमाणिक माना है। और किसने माना है? सुनीति कुमार चटर्जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जिन विजय ने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ माना है, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसे जाली और अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। तो इस तरह से पूछा जाएगा। तो तीनों को भी आपको ध्यान रखना है, प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक, ये सभी को आपको एक बार पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी जाती है? संवत 1375 विक्रमी, संवत 1700 विक्रमी, संवत 1050 विक्रमी, संवत 1900। तो आदिकाल की अंतिम सीमा क्या मानी जाती है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो आपको बताना है 15 का राइट ऑप्शन। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या है? संवत 1375 आदिकाल की अंतिम सीमा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से संवत 1375 विक्रमी लगभग सन में पूछा जाए तो 933 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक आदिकाल का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति पताका और कीर्तिलता किस कवि की रचनाएं हैं? ऑप्शन है विद्यापति, ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर शर्मा, रौडा कवि। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर के विद्यापति। और इसकी भाषा क्या है? अवहट कीर्तिलता और कीर्ति पताका की भाषा है। नेक्स्ट है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका विद्यापति की अवहट भाषा में रचित क्या है? ऐतिहासिक महत्व की रचनाएं हैं। किस प्रकार की रचनाएं हैं? ऐतिहासिक रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? ऑप्शन है दामोदर शर्मा, रोडा, ज्योतिश्वर ठाकुर, सोम प्रभु सूरी। तो इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ग, ज्योतिश्वर ठाकुर। और ये कब का ग्रंथ है? 12वीं शताब्दी का युक्ति व्यक्ति प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो युक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है जिसके रचयिता महाराज चंद्र गोविंद के सभासद, किसके सभासद थे? दामोदर पंडित। ये थे महाराज चंद्र गोविंद के सभा पंडित थे दामोदर, और इनका व्याकरण ग्रंथ है युक्ति व्यक्ति प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल वेल किस प्रकार की रचना है? तो राहुल वेल, ये राहुल वेल नहीं होना चाहिए, ये कौन सी है? राउड वेल होनी चाहिए। तो चंपू काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, नाटक। तो ये क्या है? राहुल वेल है, राहुल वेल नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? क्या? चंपू काव्य। ये क्या है? गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। और किसने लिखा? रोडा ने लिखा। ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो रोडा कवि रचित राउल नहीं होना चाहिए, राउल वेल है। हिंदी का प्रथम शिलांकित यानी कि शिला पर लिखित और नक्शिक वर्णन युक्त चंपू काव्य है। इस टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है राम सिंह, जो इंदु, धनपाल, हेमचंद्र। तो पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राम सिंह। तो साथियों मैं आपको कुछ सेकंड का टाइम इसलिए देता हूं ताकि आप क्वेश्चन का सही आंसर पहचान सकें। इसलिए आपको 2 या 3 सेकंड में क्वेश्चन को पहचानना है और इसका सही आंसर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्याख्या दी गई है कि पाहुड़ दोहा के रचयिता जैन आचार्य राम सिंह है। तो अगर पूछा जाए राम सिंह कौन से आचार्य हैं, तो कौन से हैं? जैन आचार्य हैं। और यह ग्रंथ अपभ्रंश भाषा में लिखित आध्यात्मिक और उपदेश परक रचना है। कैसा है? आध्यात्मिक और उपदेश परक रचना है पाहुड़ दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, राम कुमार वर्मा, ए और है दोनों, या रामचंद्र शुक्ल। तो आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर के, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और राम कुमार वर्मा ने क्या कहा? चारण संधि काल और चारण काल नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा दोनों ने ही आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। हाल ही का राम कुमार वर्मा ने इसके साथ संधि काल भी जोड़ा है। इन्हें संधि काल और चारण काल नाम दिया है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, वन रत्नाकर, वन रत्नाकर के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, विद्यापति, दामोदर शर्मा, अमीर खुसरो। तो इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या? ज्योतिश्वर ठाकुर। वन रत्नाकर किसका ग्रंथ है? ज्योतिश्वर ठाकुर का। कब का है? 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है। कब का है? 14वीं शताब्दी। ये 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वन रत्नाकर किस भाषा में, अगर भाषा पूछा जाए वन रत्नाकर का, तो ये मैथिली भाषा में रचित एक गद्य क्या है? एक गद्य ग्रंथ है जिसके रचनाकार कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? ऑप्शन है लक्ष्मीधर, हेमचंद्र, स्वयंभू, पुष्पदंत। तो कौन होगा इसका राइट ऑप्शन? तो प्राकृत पेंगलम के रचयिता कौन है? तो बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या? लक्ष्मीधर। प्राकृत पेंगलम अपभ्रंश और प्राकृत के छंदों का एक शास्त्रीय संकलन ग्रंथ है जिसके रचयिता आचार्य लक्ष्मीधर हैं। तो प्राकृत पेंगलम क्या है? अपभ्रंश और प्राकृत छंदों का एक शास्त्रीय ग्रंथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है स्वयंभू को किस भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, अवहट। तो इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो स्वयंभू को किस भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट होगा? अपभ्रंश भाषा का। और इन्हें रामकुमार वर्मा ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा? हिंदी का प्रथम कवि, खड़ी बोली का प्रथम कवि, नहीं, खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो है और स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसने? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का प्रथम महाकवि माना जाता है और इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? पाउन चरियो। और ये किस पे आधारित है? राम कथा पे आधारित रचना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन माने जाते हैं? तो भरत मुनि के जो रस सूत्र दिया है इसका व्याख्याता कौन माना जाता है? तो भट्ट लोलक, सांकुक, अभिनव गुप्त या भट्ट नायक। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, भट्ट लोलक। तो क्या होगा? भट्ट लोलक इसका राइट ऑप्शन है। तो भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्या किसने की है? भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन माने जाते हैं? तो माने जाते हैं भट्ट लोलक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्याख्या देख ले। यह भट्ट लोलक ने उत्पत्तिवाद के माध्यम से भरत मुनि के रस सूत्र की सबसे पहली व्याख्या की थी। तो सबसे पहली व्याख्या किसने की थी? भट्ट लोलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन है? अपभ्रंश, आपको क्या बताना है? अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन है? ऑप्शन है हेमचंद्र, पाणिनि, वररुचि, कात्यायन। तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है कि अपभ्रंश पूछा गया है। अपभ्रंश के प्रथम व्याकरण आचार्य कौन थे? तो कौन होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन क्या इसका राइट होगा? हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आचार्य हेमचंद्र ने सिद्ध, ये क्या टाइप मिस्टेक है, इनका क्या ग्रंथ है? शब्दानुशासन नामक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की रचना, जिसमें क्या है? प्राकृत और अपभ्रंश दोनों का समाहित है। किसमें? शब्दानुशासन, हेमचंद्र का ग्रंथ क्या है? ये इनका व्याकरण ग्रंथ है शब्दानुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में नाथ साहित्य के आरंभक नहीं, गलत टाइपिंग में मिस्टेक हो रखी है। क्वेश्चन है हिंदी में नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं? तो नाथ साहित्य का पूछा गया है। ऑप्शन है गोरखनाथ, मसेंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, गोपीनाथ। तो हिंदी में नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन है? तो कौन है इसके राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या? गोरखनाथ इसका राइट ऑप्शन होगा। तो नाथ साहित्य की विधिवत शुरुआत और इसका प्रचार प्रसार गोरखनाथ के द्वारा ही बड़े पैमाने पर किया गया था, इसलिए नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोरखनाथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकालीन साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? आदिकालीन साहित्य में किस रस की प्रधानता रही है? वीर रस और श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, भयानक रस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या? वीर रस और श्रृंगार रस में क्या हुआ? आदिकालीन साहित्य अधिकतर लिखे गए, क्योंकि आदिकाल में राजाओं की प्रशंसा की जाती थी और प्रशंसा के लिए क्या चाहिए? वीर रस की प्रधानता होनी चाहिए, ताकि राजाओं के अंदर उत्साह जगे और वो वीरता से युद्ध करें। तो इसलिए क्या करते थे उस समय के राजकवि? वीर परक और श्रृंगार परक रचनाएं क्या करते थे इसके विषय में, राजाओं की प्रशंसा के लिए। नेक्स्ट है तो रासो ग्रंथ में राजाओं के युद्ध वर्णन के कारण वीर रस तथा प्रेम प्रसंगों के कारण श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है। किसमें? आदिकालीन साहित्य में। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना जैन साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो किस साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है? जैन साहित्य के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन है भारतेश्वर, बाहुबली रास, चंदन बाला रास, ये राहुल नहीं होना चाहिए, राउडवेल, नेमिनाथ रास। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो जैन साहित्य के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है?
राउल वेल, ये क्या है? राउल वेल किसका ये ग्रंथ है? रोड़ा कवि का ग्रंथ है। और एक कैसा ग्रंथ है? चंपू काव्य। ये क्वेश्चन पहले भी आपको इससे पहले कराया गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा गे राउल वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राउल वेल एक नक्सिक वर्णन प्रधान चंपू काव्य है जिसके रचयिता कौन है? रोड़ा कवि। और यह जैन साहित्य के अंतर्गत नहीं आता, और शेष जो तीनों ग्रंथ क्या हैं वो जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल किसने कहा? ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर के, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आदिकाल को अत्यधिक, ये आपको ध्यान रखना है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल, ये टाइपिंग में मिस्टेक है, तो यहाँ पर व्याघातों का होना चाहिए। तो व्याघातों का काल किसने कहा? ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये व्याख्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की विविधता और विरोधाभासी प्रवृत्ति को देखते हुए इसे अत्यधिक, क्या कहा? अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का काल कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय मयंक जस चंद्रिका की रचयिता कौन है? ऑप्शन है मधुकर कवि, केदार भट्ट, जागनिक, नरपति नाथ। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर के, मधुकर कवि। तो जय मयंक जस चंद्रिका किसकी रचना है? मधुकर कवि की रचना है। नेक्स्ट है, व्याख्या है कि जय मयंक जस चंद्रिका आदिकाल का एक प्रसिद्ध रासो ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है? मधुकर कवि हैं। क्वेश्चन है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है शालिभद्र सूरी, मुनिजिन विजय, सुमति गणी और आसगो। आसग नहीं होना चाहिए, आसगो होना चाहिए। तो इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है, क्या होगा? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या? शालिभद्र सूरी। तो भारतेश्वर बाहुबली रास क्या है? शालिभद्र सूरी के ग्रंथ है। और इसे हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? तो ये आपको बताना है, किसने माना? गणपति चंद्र गुप्त ने। तो भारतेश्वर बाहुबली रास, इसका रचना काल है 1184 ईस्वी के रचयिता शालिभद्र सूरी हैं, और डॉक्टर हीरा लाल जैन ने इसे हिंदी के प्रथम जैन रचना माना है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो ये क्वेश्चन का आप सभी उत्तर दे देंगे। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर के, संवत 1050 से 1375 विक्रमी संवत तक। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप सभी को पता है, और आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है? तो क्या पूछा गया है? चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है? आगबुक राजा, मुनिजिन प्रभु, सुमति गणी, शालिभद्र सूरी। तो इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको। तो क्या होगा? चंदन बाला रास किसका रचना है? तो किसकी ये रचना है? ऑप्शन नंबर गे, सुमति गणी। चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है? सुमति गणी। नेक्स्ट है, चंदन बाला रास लगभग 1200 ईस्वी के रचयिता सुमति गणी की रचना है, और यह एक लघु प्रबंध काव्य है। कैसा प्रबंध काव्य है? लघु प्रबंध काव्य है, जिसमें चंदन बाला के त्याग और चरित्र का वर्णन किया गया है। किसमें? चंदन बाला रास में। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण क्या किया है? तो ये क्वेश्चन का आप राइट ऑप्शन बताएंगे, और ये आप सभी को पता होगा। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर के, चारण काल और संधि काल। किसने कहा? रामकुमार वर्मा ने। और आप कमेंट में बताएंगे अपभ्रंश काल आदिकाल को किसने दिया? वीर काल किसने दिया? तो वीर काल नाम दिया विश्व प्रसाद मिश्र ने, और बीज वपन काल, वपन होना चाहिए, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और आप बताएंगे अपभ्रंश काल आदिकाल को किसने नाम दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया? ये आलोचनात्मक इतिहास पूछा जाए तो कब लिखा गया? 1938 ईस्वी में। इतिहास में आदिकाल को दो भागों संधि काल और चारण काल में विभाजित किया, और आपको बताना है चारण काल और संधि काल और चारण काल का समय सीमा कब से कब तक रामकुमार वर्मा ने माना है। ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, रेवंतगिरी रास के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन है विजय सेन सूरी, सुमति गणी, शालिभद्र सूरी, जिनेधर्म सूरी होना चाहिए। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर है विजय सेन सूरी। तो रेवंतगिरी रास, यानी कि रेवंतगिरी मतलब पर्वत, तो पर्वत को कौन विजय, पर्वत पे क्या किया? विजय किया प्राप्त। तो पर्वत से
क्या रखोगे आप? विजय प्राप्त करनी है। तो विजय प्राप्त करने से क्या रखेगा याद कि विजय सेन सूरी। तो विजय किस पे की? पर्वत पे की। तो विजय सेन सूरी। तो रेवंतगिरी रास के रचयिता कौन है? विजय सेन सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो रेवंतगिरी रास के रचयिता कौन है? विजय सेन सूरी हैं। और इस ग्रंथ में नेमिनाथ की मूर्ति और रेवंतगिरी तीर्थ का सुंदर वर्णन मिलता है। किसका? नेमिनाथ की मूर्ति और रेवंतगिरी तीर्थ का सुंदर वर्णन मिलता है किसमें? रेवंतगिरी रास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकालीन साहित्य में उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जिनदत्त सूरी, विजय सेन सूरी, शालिभद्र सूरी, सोमप्रभु सूरी। तो आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो उपदेश रसायन रास किसका ग्रंथ है? तो आपको ध्यान रखना है उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है। तो कौन है? क्या होगा? राइट ऑप्शन क, जिनदत्त सूरी का ये ग्रंथ है उपदेश रसायन रास। और आपको कमेंट में बताना है शालिभद्र सूरी का ग्रंथ कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उपदेश रसायन रास की रचयिता जिनदत्त सूरी हैं। यह नृत्यपरक रास काव्य है। कैसा ग्रंथ है ये? नृत्यपरक रास काव्य है जिसे अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। तो किस भाषा में है ये? उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि स्थूली भद्र रास के रचयिता कौन है? जिन धर्म सूरी, सुमति गणी, ये होना चाहिए आबू राजा राम सिंह। तो ये मिस्टेक है। तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर क्या? जिनधर्म सूरी का। तो स्थूली भद्र रास के रचयिता कौन है? जिनधर्म सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो स्थूली भद्र रास के रचनाकार जिनधर्म सूरी हैं। यह जैन फागु साहित्य और रास परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया है? तो ये क्वेश्चन आप पहले आ चुका था, मैंने आपको क्वेश्चन इसका आंसर बता दिया था। तो अब आपको इसका क्वेश्चन आंसर अवश्य ही सही लगाओगे। तो क्या है इसका राइट ऑप्शन? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो आदिकाल को वीरकाल नाम किसने दिया? तो क्या होगा? क्या इसका राइट ऑप्शन होगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें ऐसे सारे रखे गए हैं जो क्वेश्चन आदिकाल से बाहर नहीं जाएगा, और यहीं से आदिकाल से पूछे जाने वाले संपूर्ण क्वेश्चन इसी क्लास से आपके तैयार होंगे। तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल की मुख्य प्रवृत्ति वीरता को आधार बनाते हुए इसका नाम क्या रखा? वीरकाल नाम रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो ये क्वेश्चन एलटी में पूछा गया था 2021 में, उत्तराखंड एलटी में। तो आपको इस तरह क्वेश्चनों को याद रखना है। तो सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी गई थी? ऑप्शन है 84, 9, 12, 36। तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या? 84। तो सिद्धों की संख्या क्या है? 84 है। और सिद्धों में सबसे प्रमुख या प्रथम कवि पूछा जाए तो कौन है? सरहप्पा। इनका समय क्या है? 769। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से जुड़ी सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, जिसमें सरहप्पा, सबरपा, लिम्पा प्रमुख कवि हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो क्वेश्चन कहीं से भी बने, आपको बिल्कुल बारीकी से क्लास में क्वेश्चन कराए गए हैं, और क्लास को आप पूरा देखना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। क्लास अच्छी लगे तो वो भी करना है। तो नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो 9, 84, 18, 32। तो क्या होगा ऑप्शन इसका राइट? कै। कौन सा? कै। न। तो 9 कितने? नाथों की संख्या कितनी है? 9। तो 9 से नाथ, तो नाथों की संख्या है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाथ संप्रदाय में 9 नाथ हैं, जिन्हें नवनाथ कहे जाते हैं, जिनमें गोरखनाथ, मसेंद्रनाथ, जलंधरनाथ आदि क्या हैं? प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग या समय या अध्याय हैं? ऑप्शन 69 समय, 52 समय, और 14 समय, या 84 समय। तो इसका आपको राइट ऑप्शन बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन एलटी में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग हैं? तो कितने हैं? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, 69 समय। और तो कितने हैं इसमें कुल सर्ग? 69। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और समय पूछा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज रासों में कुल कितने समय या सर्ग हैं? 69 सर्ग या समय हैं, जिनमें सबसे बड़ा समय कौन सा है? कन्नड़ युद्ध का कनौज युद्ध सबसे बड़ा। ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश के भवभूति किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश के भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, अब्दुल रहमान। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या? पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और महाकवि पुष्पदंत को उनकी उत्कृष्ट रचना शैली के कारण अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? महापुराण इनकी प्रसिद्ध रचना है पुष्पदंत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सोमप्रभु सूरी, जयसिंह सूरी, हेमचंद्र मम्मट।
तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर किसकी है ये रचना? कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध किसका है? सोमप्रभु सूरी। ऑप्शन नंबर क्या इसका राइट ऑप्शन होगा? क्या होगा? क्या इसका राइट ऑप्शन होगा? और पूछा जाए कुमारपाल, कुमारपाल चरित्र, आपको बताना है कुमारपाल चरित्र, कुमारपाल चरित्र किसका ग्रंथ है? तो ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कुमारपाल प्रतिबोध प्राकृत और संस्कृत में रचित, और इसके रचयिता कौन है? जैन आचार्य सोमप्रभु सूरी। अगला क्वेश्चन है आदिकालीन गद्य रचना वर्ण रत्नाकर की भाषा क्या है? ऑप्शन है मैथिली, अवधी। आपको इसी में से आंसर देना है। तो क्या है वर्ण रत्नाकर की भाषा? ऑप्शन नंबर क्या है? मैथिली भाषा। कौन सी भाषा है? मैथिली भाषा। और किसका ग्रंथ है? ज्योतिश्वर ठाकुर का, जो आपको पहले बताया गया है। तो यहाँ पर भी लिखा गया है कि कवि ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर मैथिली भाषा में रचित आदिकाल का अत्यंत प्रसिद्ध गद्य ग्रंथ है। और क्वेश्चन नेक्स्ट है डोला मारोरा दोहा किस भाषा में रचित लोकप्रिय प्रेम काव्य है? ऑप्शन है राजस्थानी, डिंगल, अपभ्रंश, अवधी, ब्रजभाषा, मैथिली। तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है, क्या होगा? तो डोला मारोरा दोहा किसकी रचना है? तो किसका है? कल्लूल का, कल्लूल का ये ग्रंथ है डोला मारोरा दोहा। और इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी, डिंगल, अपभ्रंश में लिखा गया है डोला मारोरा दोहा। तो डोला नायक है और मारवाड़ी क्या है? इसकी नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें व्याख्या क्या है? डोला मारोरा दोहा राजस्थानी भाषा का एक लोकप्रिय आख्यान है जिसके मूल रचयिता कौन कवि है? कल्लोल कवि है। तो ये आपको बताया गया है। अगला क्वेश्चन है अपभ्रंश भाषा का प्रथम ऐतिहासिक काव्य कौन सा माना जाता है? तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम ऐतिहासिक काव्य कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है कुमारपाल चरित्र, महापुराण, पाउनचर्यु, संदेश राशक। तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है, क्या होगा? अपभ्रंश भाषा का प्रथम ऐतिहासिक क्या है? प्रथम ऐतिहासिक काव्य किसे माना जाता है? तो क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या है? कुमारपाल चरित्र। अपभ्रंश भाषा का प्रथम ऐतिहासिक काव्य है कुमारपाल चरित्र। और आपको इसका रचनाकार बताना है। तो व्याख्या में इसका रचनाकार दिया गया है कि आचार्य हेमचंद्र द्वारा रचित कुमारपाल चरित्र को अपभ्रंश का प्रथम ऐतिहासिक प्रबंध काव्य माना जाता है। इससे पहले आपको क्वेश्चन मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में लिखना, तो अब आप इसको अवश्य समझ गए होंगे। और जिस साथी को ये क्वेश्चन पूछा या ये क्वेश्चन तक देखा हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि आपका आंसर आपने दिया नहीं। तो क्वेश्चन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहप्पा, स्वयंभू, पुष्पदल। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना? तो क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या? अब्दुल रहमान। और अब्दुल रहमान का ग्रंथ को कौन सा है? संदेश राशक। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संदेश राशक के रचयिता अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृत पेंगलम किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? छंद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद, व्याकरण। तो प्राकृत पेंगलम किस विषय से संबंधित ग्रंथ है? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? क्या? छंद शास्त्र। प्राकृत पेंगलम किससे संबंधित ग्रंथ है? छंद शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। तो प्राकृत पेंगलम प्राकृत और अपभ्रंश के विभिन्न छंदों का एक प्रमुख शास्त्रीय और लक्षणात्मक ग्रंथ है जिसके रचयिता कौन है? लक्ष्मीधर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया? ऑप्शन है पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ, गणपति चंद्रगुप्त, मिश्र बंधु, डॉक्टर नगेंद्र। तो आदिकाल को अंधकार काल नाम किसने दिया? तो किसने दिया? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर क्या? पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ ने आदिकाल को अंधकार काल नाम दिया। तो आदिकाल को अंधकार काल नाम डॉक्टर कुलदीप नहीं है, पृथ्वीनाथ कमल कुल श्रेष्ठ द्वारा दिया गया है, जबकि गणपति चंद्रगुप्त ने इसे क्या कहा है? आदिकाल को, यहां पर मिस्टेक हो रखा है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? नहीं, वो पूछा गया था आदिकाल से, ये भक्ति काल से है। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य में भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है। ऑप्शन है संवत 1375 से संवत 1700 विक्रमी, संवत 1050 से संवत 1375 विक्रमी, संवत 1700 से संवत 1900 विक्रमी, संवत 1200 से संवत 1500 विक्रमी।
तो आपको बताना है 50 का राइट ऑप्शन, और इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्लास किसने पूरी देखी। जो भी साथी इस क्लास को पूरा देखेगा वो इस क्वेश्चन का आंसर अवश्य लिखेगा। तो आपको ये क्लास में इसका आंसर बताना है, और नेक्स्ट क्लास में 50 से आगे के क्वेश्चन कराए जाएंगे, नहीं तो ये क्लास लंबी हो जाएगी। तो आपको क्लास कैसी लगी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना है, ताकि आने वाली हर क्लास आपको तुरंत पूछे। तो साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी को निरंतरता से करते रहें।